या ये कहना उचित होगा कि सूरज बर्णवाल जो आज हैं आप छात्र नेता, ये मात्र बस अपने अंक के कारण छात्र नेता बनते हैं? अभी भी प्रैक्टिकल के लिए पैसा लिया जाता है, तो आप क्या कार्य कर रहे हो? आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए, तो इस संगठन की कार्य करने की शैली क्या है? ऐसा कहा जा रहा है कि समाज सेवा की आड़ में चंदा का धंधा चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप खुद को वेल मेंटेन रखते हैं, पैसा खर्चाते हैं। आप एक बार जेल भी गए थे, माजरा क्या था? फॉर्मर टॉक्स के स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। कैसे हैं आप भाई? बहुत अच्छे। आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को बताइए। मैं सूरज बर्णवाल एक बिल्कुल साधारण परिवार से धीरे धीरे समाज के बीच में एक पहचान बनाने का कार्य किया। जी। संगठन से जुड़ करके, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ करके प्रयास किया हूं कि एक विशेष क्रांति आ सके। जी। जो आज के युवा जो नशाखोरी की ओर, गलत संगत की ओर जो जा रहे हैं, उन्हें रोकने का प्रयास करने और उन्हें रोक करके एक सही सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करने का काम मेरे मन में ऐसा विचार आया तो संगठन से जुड़ करके मैंने किया। जी। बस यही छोटा सा हमारा परिचय है। मूलतः रहने वाला झाझा का ही हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्राथमिक वर्ग प्रशिक्षित भी हूँ। पढ़ाई स्नातकोत्तर संस्कृत से हो चुका है। आगे की पढ़ाई और भी जारी है। बस ये छोटा सा परिचय। जैसा कि आपने कहा, आप एक साधारण परिवार से आते हैं, और साधारण परिवार का कोई भी व्यक्ति या तो सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान देगा, या तो घर का व्यवसाय, जो उनके परिवार में जो व्यवसाय किया जा रहा है उस पर ध्यान देगा। आपने दोनों को छोड़कर छात्र नेता का अपना पथ चुना, ऐसा क्यों? आपका इसके पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए, छात्र राजनीति में आने का एक छोटी सी कहानी उस माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता जी हूँ। बिल्कुल, बताइए। परंतु क्या है कि मैंने अभी पढ़ाई छोड़ा नहीं। जी। मेरी पढ़ाई जारी है जी। और जो नौकरी का विषय जो है, मैं उस क्षेत्र में भी लगातार प्रयासरत हूँ। रही बात छात्र राजनीति में आने की, तो एक मेरे साथ ऐसी एक घटना घटी थी। मेरी पढ़ाई प्रथम से लेकर के पंचम तक मेरे घर के बगल विद्यालय में ही हुई। जी। प्राथमिक विद्यालय हेलाजोत। षष्ठम से लेकर के अष्टम तक की पढ़ाई आदर्श मध्य विद्यालय झाझा में हुई। जी। नवम से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई मेरी महात्मा गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय झाझा से हुई। तो जब मैं इंटर यानी कि 12वीं की परीक्षा दिया, तो मेरा उस समय जो प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा में जो अंक मिलना था, वो मेरे अनुसार संतोषप्रद नहीं था। संतोषप्रद इसलिए नहीं था कि मैं हमेशा किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में अव्वल रहा हूं। जी। जब भी महाविद्यालय को या विद्यालय को मेरी आवश्यकता महसूस हुई, कार्यक्रम के माध्यम से, स्काउट एंड गाइड के माध्यम से, जब भी कोई एकांकी करना हो, नाटक करना हो, तो वैसे परिस्थिति में मतलब अपने विद्यालय में सर्वप्रथम नाम मेरा चुना जाता था। तो जब विद्यालय को यह अपेक्षा होगी कि नहीं, यह विद्यार्थी अव्वल है, इसे इस क्षेत्र में आगे किया जा सकता है, इनका नाम चयन किया जा सकता है, तो मेरी भी तो कुछ अपेक्षाएं होगी उस विद्यालय से। तो मैं हर क्षेत्र में विद्यालय के साथ खड़ा रहा, परंतु जब प्रायोगिक परीक्षा देने की बारी आई, तो उस समय विद्यालय परिवार में एक बृहद पैमाने पर पैसों का खेल चल रहा था कि पैसा जो देगा उसको नंबर अधिक मिलेगा, पैसा जो कम देगा उसको नंबर कम दिया जाएगा, या पैसा जो नहीं देगा उसे नंबर कम दिया जाएगा। ऐसा खेल चल रहा था। मुझे यह पूर्ण विश्वास था कि मैं विद्यालय में अव्वल विद्यार्थियों में आता हूं, तो मेरा नाम तो वो पैसा वाला तो जिक्र हो ही नहीं सकता। परंतु मेरे साथ अन्याय हुआ। जब अंक कम आया, वैसे परिस्थिति में हमारे मित्र के द्वारा
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य से संपर्क साधा गया। उसके बाद उन लोगों को बुलाया गया विद्यालय में। वो लोग आए, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 को हुई जी और उस समय से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जोर शोर से संगठन के कार्यकर्ता लगे रहे। तो मुझे वो काफी आकर्षित किया उस समय, क्योंकि मैं किसी उस समय संगठन से नहीं जुड़ा था। तो मैं काफी उससे प्रभावित हुआ। प्रभावित होकर के मैंने देखा कि नहीं, इस संगठन में कुछ तो ऐसा है जिससे लोग डरते हैं, जिससे भ्रष्टाचारी लोग डरते हैं। तो उससे प्रभावित होकर के मैं उस संगठन को ज्वाइन किया और संगठन को ज्वाइन करने के बाद युवाओं के बीच में एक क्रांति भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैंने प्रारंभ किया। उस बीच में बहुत सारी समस्याएं हुई, परंतु फिर भी संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने इस पथ को चुना और अभी भी जब भी आवश्यकता पड़ता है तो मैं छात्र नेता के रूप में तो रहता ही हूँ, जी बल्कि छात्र सेवक के रूप में जी मैं दिन रात जब भी विद्यार्थियों की समस्या होती है मैं उस रूप में कार्य करता हूँ। मैं पुनः बता देना चाहता हूँ अनुज जी आपके माध्यम से, जी बिल्कुल मैंने अभी नौकरी के विषय में आस नहीं छोड़ा है। मैं निरंतर प्रयासरत हूँ और अभी मेरी पढ़ाई पूर्ण हुई भी नहीं है। मैं पीएचडी के लिए भी प्रयासरत हूँ, पीएचडी करूँगा और पीएचडी के बाद जहाँ भी हमें मौका मिलेगा सरकारी सेवा में अपना योगदान देने का, जी। मैं आवश्यक रूप से उसे। क्या ये कहना उचित होगा कि सूरज वर्णवाल जो आज हैं आप छात्र नेता, ये मात्र बस अपने अंक के कारण छात्र नेता बनते हैं या छात्र राजनीति से जुड़ते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो महज एक संयोग था कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने छात्र संगठन को ज्वाइन किया और छात्र नेता बन करके, छात्र सेवक बन करके समाज के बीच में काम किया। किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए एक संयोग का होना बहुत आवश्यक होता है। जी तो मेरे जिंदगी में बस वही एक संयोग हुआ महज। परंतु मैंने जब विद्यार्थियों की समस्याओं को देखा कि अरे भ्रष्टाचार जमाई बैठी है, वो जकड़ी हुई है, तो वैसे परिस्थिति में मुझे एक टीसन सा हुआ। तो कहता है कि जब आप समाज में घूमेंगे कोई भी चीज एकाएक नहीं उभरता है। जब आप समाज में घूमेंगे तो जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे वो एकत्र होती है और वो वैसा संयोग होता है जहां पर वो ब्लास्ट करती है, ज्वालामुखी की तरफ फटती है। वही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे मन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, बहुत सारे ऐसे भावनाएं थी जो मुझे एक संगठन से जुड़ने के लिए मजबूर कर दिया और मुझे वह अपॉर्चुनिटी मिला, जिसके बाद मैंने संगठन को ज्वाइन करके और फिर समाज के बीच में अपना योगदान सुनिश्चित किया। तो अभी भी देखा जाता है कि छात्र संगठन अभी इतनी सक्रिय है, फिर भी एग्जाम में पेपर लीक हो जाते हैं, अभी भी प्रैक्टिकल के लिए पैसा लिया जाता है। इस पर आप क्या कार्य कर रहे हैं अभी? देखिए, जहां पर भी प्रैक्टिकल के लिए पैसा लिया जाता है वहां से मुझे कॉल आता है, मैं वहां जा करके या तो उनके खिलाफ आंदोलन करता हूं, उससे पहले मैं उन्हें एक वार्ता का मौका देता हूं कि भाई आप बात कीजिए, जो भी विद्यार्थियों का पैसा लिए हैं आप उन्हें रिटर्न करिए। यथासंभव विद्यार्थियों का जो पैसा लिया जाता है उसे रिटर्न भी करवा देता हूँ और जो नहीं समझते हैं बातों से उनके खिलाफ आंदोलन का आगाज होता है और फिर वो दंगल चलता है। जी तो ऐसे परिस्थिति में उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी होती है, विभागीय कार्रवाई, वो कार्रवाई भी होती है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए, तो इस संगठन की कार्य करने की शैली क्या है? अनुज जी, संगठन की जब से स्थापना हुई जी तब से छात्र हित, समाज हित, राष्ट्र हित के लिए कार्य करती जा रही है। परंतु फिर भी संगठन का जो परिषद गीत है, मैं उस गीत के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न जी करता हूं, बिल्कुल बिल्कुल अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल इजाजत है। आत्मगौरव भाव लेकर देश आगे बढ़ चला है, पथ सदा हमने चुना वह
विश्व का जिसमें भला है, विश्व का जिसमें भला है, नित्य नूतन प्रेरणा ले, बढ़ रहे कोटि चरण है, नर ही नारायण हमारा, राष्ट्र को हम सब शरण है। जब हुए हम अग्रसर तब विश्व का संकट टला है, विश्व का जिसमें भला है। तात्पर्य कि वैसी परिस्थिति जब कोरोना काल था, जी वैसी परिस्थिति जब देश में आतंकवाद जड़ जमाए बैठा था, वैसी परिस्थिति जब पूरा देश पूरा विश्व संकट में था, वैसे समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा एकमात्र छात्र संगठन जो अग्रणी भूमिका निभाते हुए पूरे विश्व का नेतृत्व किया, जी पूरे देश का नेतृत्व किया। कोरोना काल में मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जब लोग अपने दरवाजे अपनी खिड़कियां बंद किए हुए थे, जब अपने घर में दुबके हुए थे, तो विद्यार्थी परिषद के लाखों कार्यकर्ता घर घर जाकर के थर्मल स्क्रीनिंग करने का कार्य कर रहे थे, लोगों की समस्याओं को जानने का काम कर रहे थे, भोजन पैकेट पहुंचाने का काम कर रहे थे। यहां तक कि वह अपने जान की परवाह किए बिना अपने समर्पण को देते हुए वह पीपी किट पहन करके कोरोना जो मरीज थे उनके पास जाकर के अपनी सेवा दे रहे थे। तो संगठन हर वैसी परिस्थिति में जब देश संकट में था, विश्व संकट में था, हमेशा संगठन आगे बढ़ करके, संगठन के कार्यकर्ता आगे बढ़ करके उसको बचाने का कार्य किया। उसी के अंग हैं और वही संगठन से प्रेरणा लेकर के मैं भी लगातार जो भी संगठन का आदेश हुआ, जिस भी प्रकार से आदेश हुआ, वो मैंने अपने स्तर से करने का काम। तो आप अभी इस संगठन में किस पद पे हैं, या इस पद में आप इस संगठन में आपको क्या दायित्व दिया गया? देखिए, हर संगठन का एक दायित्व होता है और खास करके विद्यार्थी परिषद में एक ही दायित्व होता है, वह है कार्यकर्ता का। मैं 2019 में अपने एबीवीपी के नेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, तो मैं आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीय महामंत्री की घोषणा हुई तो हमारी एक जेएनयू की छात्रा बड़ी बहन निधि त्रिपाठी का नाम आ गया है। तो उन्होंने जैसे ही मंच पर गया और वो बोलती हैं कि कल भी एक कार्यकर्ता महामंत्री था और आज भी एक कार्यकर्ता महामंत्री है, तो उससे हम लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली कि कार्यकर्ता ही विशेष दायित्व होता है, इससे बड़ा दायित्व कुछ हो ही नहीं सकता। एक महामंत्री अगर यह बात को बोल रही है कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, तो मुझ जैसे एक तुच्छ काम करने वाले विद्यार्थी परिषद के एक सैनिक का क्या दायित्व हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई दायित्व मायने रखता है। यह कार्यकर्ता जो एक दायित्व होता है, इससे बड़ा कोई दायित्व नहीं होता है। परिषद में जो भी पोस्ट पे होते हैं सभी एक कार्यकर्ता होते हैं और हम लोग आपसी भाईचारे, आपसी सामंजस्य के साथ कार्यकर्ता के नाते कार्य करते हैं। जैसा कि आपने कहा पिछले बार कि छात्र संगठन देश हित के लिए कार्य करती है। अभी देखा जाए सरकार द्वारा कोई भी नीति लाई जाती है जो छात्र को पसंद ना हो, और छात्र इस नीति को लेके बहुत नाराज हो जाते हैं। इस स्थिति में वो तोड़ फोड़ करते हैं, रेल जलाते हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। देश हित है क्या? अनुज जी, वो जो भी आंदोलन होता है और जो भी तोड़ फोड़ होता है, देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है। बिल्कुल। देश की संपत्ति देश के नागरिकों की संपत्ति है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो भी छात्र संगठन के जो भी कार्यकर्ता है हमारे, वह इस प्रकार का तोड़फोड़ नहीं करते हैं। वह विध्वंसकारी जो नीति रखने वाली छात्र संगठन है, जो देश का समाज का अहित सोचने वाली संगठन है, वैसे संगठन के कार्यकर्ता के द्वारा तोड़फोड़, आगजनी वगैरह वगैरह जो भी उनका आंदोलनात्मक कार्यक्रम होता है वो चलता है। हमारी लड़ाई कुर्सी से होती है। जब भी हम लोग लड़ाई करते हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन करते हैं।
आंदोलन करने का कई और प्रारूप है। कोई छात्र संगठन ट्रेन को जला देता है, तो कोई छात्र संगठन तोड़फोड़ करता है। परंतु हम लोग को जो सिखाया जाता है संगठन के द्वारा संवैधानिक तरीके से, बहुत सारा धरना प्रदर्शन है, पुतला दहन है, और भी विभिन्न प्रकार के आंदोलन जी। है। मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार को झुकाना है तो तोड़फोड़ करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार को झुकाना है तो अगजनी करने की आवश्यकता है। निस्संदेह अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जाए तो छात्र वह शक्ति है जो सरकार को तो क्या, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पोस्ट को झुका सकता है। छात्र में बहुत ताकत होता है, वह अपने शांतिपूर्ण आंदोलन से भी सबको झुकाने का क्षमता रखता है। तो हम लोग जो आंदोलन करते हैं वह चिट्ठी के माध्यम से, हम लोग जो आंदोलन करते हैं वह पुतला दहन के माध्यम से, हम लोग जो आंदोलन करते हैं वह धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आमरण अनशन के माध्यम से, जी। इस प्रकार से हम लोग आंदोलन करते हैं। और जो लोग तोड़फोड़ पर विश्वास रखते हैं, जो लोग अगजनी पर विश्वास रखते हैं, जो लोग भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर विश्वास रखते हैं, हम लोग उसके विपरीत कार्य करते हैं। उनके साथ नहीं रहते हैं, बल्कि उनके कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका विरोध भी करते हैं। आपने जब सरकार की बात कर ही दी, तो अभी वर्तमान के हमारे जो माननीय विधायक जी हैं दामोदर रावत जी, उनके कार्यशैली को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि माननीय दामोदर रावत जो पूर्व सरकार में भवन निर्माण मंत्री भी रहे, जी। इस बार उनका लगभग हमें लगता है कि 20 साल से लगभग ऊपर हो गया कार्य क्षेत्र में, परंतु झाझा के लिए उनका जो नजरिया है वह सौतेला व्यवहार वाला है। लोगों में यह चर्चा है कि अगर दामोदर रावत जी झाझा का विकास नहीं किए जी। तो कोई नुकसान भी नहीं किया। परंतु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर आपने विकास नहीं किया तो जोर शोर से नुकसान किया। वह इस प्रकार से कि ये जो हमारा 20 साल 25 साल का जो कार्यकाल आपने विधायकी के रूप में लिया, यहाँ की समस्याओं को विधानसभा पहुंचाने तक लिया, झाझा विधानसभा की समस्याओं को उसे सरकार तक पहुंचाने का जो आपने एक जिम्मा लिया, झाझा विधानसभा की जनता ने जो आपके ऊपर विश्वास किया कि नहीं, आपने झाझा विधानसभा, आप विधायक हैं, आप यहाँ का विकास करेंगे, परंतु आप उसका कुछ नहीं किए। तो हमारा वह जब 20 से 25 साल का जो कार्यकाल हमारा जो चला विधायिका का, तो वह तो हमारा पीछे हो गया। वह हमें लगता है कि वह सबसे ज्यादा नुकसान है। अगर किसी क्षेत्र का 20 साल अगर वह पीछे चला जाता है, वह कितना अंधकारमय होगा, इसे बस कल्पना किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी का जो सौतेला व्यवहार है झाझा विधानसभा के प्रति और उनका जो निराशजनक कार्यशैली है, इस विषय पर उन्हें चिंता अवश्य व्यक्त करनी चाहिए। और झाझा विधानसभा के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस विषय पर लोग अवश्य सोचें कि आने वाले समय में हम ऐसा जनप्रतिनिधि चुनें जो हमारे बीच में रह करके काम करे, जो हमारे विकास के लिए काम कर सके। जैसे अब झाझा है, झाझा को पर्यटक क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी विकसित किया जा सकता जी, है, किया जा सकता है। परंतु हो पाया है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। तो ये सारी समस्याएं हैं। अगर किसी क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो वहां के क्षेत्र को शिक्षा से जोड़ दिया जाता है। अगर उस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो वहां के क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र के दृष्टिकोण से उसको विकसित किया जाता है, ताकि वहां पे लोग आएंगे तो वहां पे खर्च करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो वो बाहर का जो पैसा है, दूसरे जिला का या दूसरे प्रदेश का जो पैसा है, वो हमारे जिला हमारे क्षेत्र में आएगा, उससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। परंतु ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। इस कारण से उनकी कार्यशैली बिल्कुल निकृष्ट है, यह कहने में मुझे जरा भी संदेह नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि समाज सेवा की आड़ में चंदा का धंधा चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले बात कि मैं कोई समाज सेवी नहीं, जी। मैं एक सेवक हूँ। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है
मैं वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट ये तो करता हूँ। समाज सेवा का ही क्षेत्र हुआ ना। लोगों के मन में हो सकता है, लेकिन मैं अपने आप को समाज सेवी नहीं मानता हूँ। रही बात चंदा का धंधा वाली बात, तो जो भी कार्यक्रम होते हैं मैं किन्हीं से बाय जबरन सहयोग नहीं लेता हूँ। मैं चंदा नहीं लेता हूँ, मैं सहयोग लेता हूँ। और जो लोग सहयोग करते हैं निस्वार्थ भाव से, मैं उस कार्यक्रम को करता हूँ। प्रत्येक दिन आप देखते होंगे कुछ ना कुछ हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। उस अनुसार देखा जाए तो मुझे प्रत्येक दिन लोगों की जो मन में धारणा है उस अनुसार मुझे प्रत्येक दिन चंदा करना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है। मैं कुछ कुछ कार्यक्रम करता रहता हूँ और जो भी लोग मुझे सहयोग करते हैं निस्वार्थ भाव से मैं उस कार्यक्रम को करता हूँ। और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप आए, आपका स्वागत है, और आप आकर के आप जो भी सहयोग दिए हैं आप उसका पूरा ब्यौरा मुझसे ले लें। उसका एक एक रुपये का हिसाब मेरे पास बाय डायरी में बाय मेंटेन है। आप उसे देख सकते हैं और देख करके आपके मन में जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई विषय है जो ये समाज में चलता रहता है। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा रिमर उड़ाने का काम करते हैं, छवि को धूमिल करने का प्रयास रहता है उनका। तो ऐसे लोगों को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। भाई आपका काम है हमारा प्रचार प्रसार करना, आपका काम है हमारा नेगेटिव करिए चाहे पॉजिटिव करिए, दोनों हमारे हित में है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लोगों के बीच ऐसी मान्यता भी है कि आप सेवा के आड़ में राजनीति कर रहे हैं। राजनीति उन्हें मुबारक जिन्हें राज करना है। हम तो सेवक हैं, संघर्ष से आगाज करते हैं। तो जब भी आवश्यकता पड़ता है ऐसा समाज के लोग भी देखते हैं। देखिए समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक सकारात्मक दृष्टि रखने वाले लोग, एक नकारात्मक दृष्टि रखने वाले लोग। तो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम किनको सुने। ऐसे लोगों को सुने क्या जो नकारात्मक सोच रखते हो, जो नकारात्मक प्रेरणा देते हो, या हम ऐसे लोगों को सुने जो हमें सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करते हो। तो मैंने जो शिक्षा दीक्षा ली है, मेरा जो अनुभव है, उस अनुसार मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करने वाले लोगों को अपना आदर्श मानूं। मैंने वही किया, वैसे लोगों को चुना जो मुझे प्रेरणा देते हो। तो वैसे लोगों को चुन करके मैं लगातार समाज के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। झाझा प्रखंड के बलियाडी पंचायत के भदवरिया एक गांव है, जहां पे आजादी के आज 75 वर्ष हो गए, अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। जबकि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी 2018 में यह अनाउंस करते हैं कि पूरा बिहार जो है इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, परंतु भदवरिया जैसा सैकड़ों गांव अभी भी बिहार में ऐसा है जो गुमशुदा है, जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। तो उस क्षेत्र में बिजली पहुंचाने के लिए लोगों ने अपना चंदा इकट्ठा किया। लोग वहां के ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा किया 66,000 रुपया, और उस पैसे से तार खरीद करके बल्ला के सहारे यानी कि बांस के सहारे लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी से बिजली को ला करके अपने गांव तक पहुंचाए। जी। और बिजली विभाग के द्वारा क्या किया गया, वहां पे जाके मीटर लगा दिया गया। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि वह जंगली क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में बांस बल्ला के सहारे जब बिजली पहुंचती है, और बिजली विभाग क्या करता है दिखाने के लिए वहां पे जाके मीटर लगा देता है कि नहीं हमने इस गांव में बिजली दिया है। वह सूचना हम तक आती है, यानी कि संगठन तक आती है। हम लोग इस विषय पर मंथन करते हैं, उसके बाद आवेदन लिखते हैं एसडीओ बिजली विभाग को। उनके द्वारा बोला जाता है कि वहां पे एनओसी नहीं मिलेगा, जिसके कारण हम लोग वहां पर बिजली नहीं दे सकते। तो उस विषय पर हम लोगों ने घेरा कि जब आप वहां पे बिजली नहीं दे सकते तो आप मीटर कैसे लगा दिए। जी। उच्च अधिकारियों को लिखा गया। जब इस विषय पर मंथन हुआ, जांच हुआ, तब जाकर के पता चला कि नहीं ये बिजली विभाग की गलती थी।
उसके बाद फिर विद्यार्थी परिषद को धन्यवाद दिया गया कि आपने इस विषय पर ध्यान आकृष्ट कराया। उसके बाद आज वहां पर पोल गड़ा रहा है। तो इस तरह से हम लोग समाज के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह समाज सेवा का नाम दिया जा सकता है बेशक, लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप एक उदाहरण और देना चाहते हैं, आप डीएसएम कॉलेज जाएंगे, जी आज से 4 साल पहले जो महाविद्यालय का जो प्रारूप था, महाविद्यालय का कार्यशैली था, और अभी उस महाविद्यालय में जो जाएंगे, अभी के विद्यार्थी जब उस महाविद्यालय में जाएंगे, तो आपको लगभग दर्जनों परिवर्तन वहां पे मिलेंगे। तो हम लोग तो संघर्ष के साथी हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। समाज सेवा जो है उसको आज के समय में दूसरा रूप दिया गया है, परंतु असल में जिनका मान्य होता है, जिनको वैल्यू दिया जाता है, वह संघर्ष का होता है। और जो संघर्ष करने वाले लोग होते हैं वह बेशक समाज में कुछ परिवर्तन लाने का काम करते हैं। हमारा संघर्ष पर परिपूर्ण विश्वास है। आपने झाझा की बात की, तो क्या झाझा को अनुमंडल बनाना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय होगी और आप किस प्रकार इसके लिए कार्य करेंगे? झाझा अनुमंडल बनेगा, यह वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। झाझा पुलिस अनुमंडल है, डाकघर भी जो झाझा है वह भी अनुमंडल है, परंतु झाझा मूल रूप से अनुमंडल नहीं है। इस बात का दुर्भाग्य है, और यह सिर्फ चुनावी चर्चा बन करके रह गया है कि झाझा को अनुमंडल बनाया जाएगा। दुर्भाग्य है अभी तक नहीं बन पाया। इस विषय पर हमें लगता है कि झाझा के युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। मैं भी युवा हूं, तो आने वाले समय में अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से झाझा को अनुमंडल बनाओ का नारा देते हुए कुछ नई शुरुआत करने जा रहा हूं। प्रयास है, अगर वैसा समर्थन, वैसा सहयोग मिला तो बेझिझक झाझा को अनुमंडल बनाओ का नारा देते हुए हम लोग कार्यक्रम करेंगे और बहुत जल्द झाझा अनुमंडल बनेगा। इस विषय को लेकर के मैं आवश्यकता पड़ने पर मैं यहां से लेकर के मुख्यमंत्री तक भी जाऊंगा और इस मांग को पूरी मजबूती के साथ वहां पे रखने का कार्य करूंगा। आप खुद को वेल मेंटेन रखते हैं, पैसा कहाँ से आता है? देखिए, हम पहले भी बताएं कि साधारण परिवार से आते हैं। हमारा एक छोटा सा बिजनेस है। जी मैंने अपने आप को मेंटेन रखने का प्रयत्न किया बस, और वेल मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। वेल मेंटेन रखने के लिए आप साफ सुथरा कपड़ा पहने, जी आयरन किया हुआ कपड़ा पहने, अपने बाल को, जो अपना जो शरीर है उसको अच्छे से रखें। बस इतना में ही आप वेल मेंटेन दिखेंगे। तो अपने आप को मैंने बस उतना ही प्रयत्न किया। रही बात, मैं अपने पिताजी के काम में हाथ बटाता हूँ, थोड़ा बहुत अपना भी बिजनेस है, उसके माध्यम से भी मैं अपने आप को मेंटेन रखने का प्रयास करता हूँ। तो मेंटेन रखने की बात जहाँ तक है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है लोगों को, बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखा जा सकता है। अगर अपने आप को मेंटेन रखना है, समाज में दिखाना है कि नहीं थोड़ा सा हम लोग क्या है कि अच्छे परिवार से हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, तो उतना तो मेंटेन रखना पड़ेगा। और हमेशा लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तो इस कारण से भी वेल मेंटेन रखना होता है। तो ठीक है, समाज में ऐसी चर्चा है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि बहुत कम खर्च में आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। आप एक बार जेल भी गए थे, माजरा क्या था? जेल तो भगत सिंह भी गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी गए थे। ऐसे हमारे हजारों क्रांतिकारी हुए जो जेल का चक्कर काटे। जेल कोई भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप थाना जाएंगे तो आप देखेंगे कि केस करने के लिए कोई आ गया, और जब हकीकत उसका देखेंगे तो हकीकत माजरा कुछ था ही नहीं। थाना में जब उठना बैठना होता है तो मैं देखता हूँ अक्सर कि लोग आते हैं आवेदन में लिख करके, हमारे पैकेट में 5,000 रुपया था, सोना का चेन था, हाँ, ये छीन लिया।
ऐसा माजरा अक्सर होता है। और जब हकीकत देखा जाता है ना, तो उसके पैकेट में 500 रुपए तक का औकात नहीं होता है। जी। तो लिखने का लोग लिख देते हैं, अगर उसका सही से जांच पड़ताल नहीं होता है, उस पर केस बन जाता है और उस आरोप में वह व्यक्ति जेल चला जाता है। तो आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है। आरोप लगाया गया था, मैं जेल गया, 43 दिन जेल रह करके आया। वह केस अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि वह आरोप था, वह आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। आरोप सिद्ध करना माननीय न्यायालय का काम है। न्यायालय में वकील उस केस को फाइट करते हैं, उस पर जो दूध का दूध पानी का पानी जो होता है, उस आधार पर जो माननीय जज होते हैं उस पर फैसला सुनाते हैं। मैं बिल्कुल निर्दोष था और इस विषय पर मुझे निर्दोष करार देते हुए इस केस को खारिज कर दिया गया। आरोप था, आरोप किसी पे भी लग सकता है। आप एक हिंदूवादी चेहरा है, मुस्लिम भाइयों के बीच या मुस्लिम समुदाय के बीच आपकी क्या छवि है? हम लोग वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से समाज के बीच में कार्य करते हैं। जी। क्योंकि छात्र संगठन से जुड़े हैं, तो विद्यार्थी हिंदू और मुस्लिम नहीं होता है, जी। विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। बिल्कुल। तो जब भी विद्यार्थियों की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग हमेशा खड़े मिलते हैं। रही बात मुस्लिम भाइयों के बीच, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा चुनाव में डीएसएम कॉलेज में जब चुनाव हुआ, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो चेहरा रिप्रेजेंट किया गया, उसमें हमारे एक मुस्लिम भाई हैं राशिद भाई, जी। उनको भी उपाध्यक्ष के पद पर रिप्रेजेंट किया गया। तो ऐसी भावना कुछ है ही नहीं, और मुस्लिम भाई भी हमें उतना ही चाहते हैं जितना हम उन्हें चाहते हैं। जब भी हमारा पर्व त्योहार होता है तो उनकी तरफ से शुभकामना मिलता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और जब भी उन्हें उनका पर्व होता है तो हम लोग उन्हें शुभकामना देते हैं। रही बात कि समाज में हर संप्रदाय में 2 4 5 लोग 10 लोग ऐसे होते हैं जो सद्भावना का भाव नहीं रखते, जी। जो समरसता का भाव नहीं रखते, वैसे लोगों को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। जब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, झाझा के सत्ती घाट में जी। उर्दू मकतब विद्यालय है। वहां पे एक घटना हुई कि वहां पे ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि उर्दू मकतब विद्यालय है, पूरा जो मोहल्ला है पूरा मुस्लिम संप्रदाय का है। वहां पे मुझे बुलाया गया, मैं वहां पे जाके जब आंदोलन करता हूँ, तो वहां के जो प्राचार्य होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, वह भी एक मुस्लिम। वहां पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अभिभावक जो हैं सभी मुस्लिम हैं। एक मुस्लिम भाई के खिलाफ मैं आंदोलन करता हूँ, चूंकि वो भ्रष्टाचार से जो भी मामला था, जो भी माजरा था, मैं उसे पूरा जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। तो वहां पे जो भी आंदोलन हुआ, उस पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों का हमें सहयोग मिला। वहां के मुस्लिम भाई हमारे साथ कदम से कदम मिला, कंधे से कंधे मिलाकर भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष करते नजर आए। तो उनके मन में भी हमारे प्रति वही भावना है जो हमारे मन में उनके प्रति भावना है। आप भविष्य में चुनाव लड़ना चाहेंगे क्या? देखिए, मैंने पिछले बार भी कहा, हम लोग संघर्ष के साथ हैं। राजनीति उन्हें मुबारक जिन्हें राज करना है। हम लोग सेवक हैं, संघर्ष से आप राज करेंगे। तो चुनाव लड़ने की जो बात है, इस विषय पर मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ कहना चाहिए। अगर झाझा की जनता, झाझा के लोग, अगर उन्हें लगेगा कि इन्हें चुनाव में आना चाहिए, वो स्वयं मुझे चुनाव में लेकर के आएंगे। मैं अपने आप चुनाव में नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं समाज के बीच में कार्य कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा हूँ, और चुनाव लड़ने का विषय यह कोई मायने नहीं रखता। चुनाव क्या है? चुनाव में लोग अब बर्बाद हो जाते हैं, और जब लोग ऐसा सोचते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं और उसमें लाखों लाख खर्च करते हैं, तो चुनाव क्यों लड़ते हैं? वो जो खर्च किए हैं उसे किसी भी तरह से निचोड़ करके निकालें, और ऐसा होता भी है। तो मुझे इस पर जरा भी विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग चुनाव लड़ेंगे,
इन्वेस्ट करेंगे, फिर उससे दुगना वसूलेंगे, तो ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। चुनाव जब तक जनता ना चाहे कि हाँ फलाने फलाने व्यक्ति को चुनाव में आना चाहिए, फलाने व्यक्ति को हमारा यह उम्मीदवार होना चाहिए, तो चुनाव में आया जा सकता है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। समाज के लिए आपकी इतने दिनों की कार्यशैली है, तो किसी कार्य का आप वर्णन करें या किसी घटना का वर्णन करें। अनुज जी, अपने इस 8 साल के क्रम में समाज में बहुत ऐसा कार्य हुआ है, चाहे वो कोरोना का समय हो, चाहे वो जब भी समस्या हो उसके समाधान के लिए, चाहे वो प्रखंड स्तर का हो या जिला स्तर का हो, बहुत सारा आंदोलन, बहुत सारा परिवर्तन, बहुत सारा कार्यक्रम हुआ है। परंतु एक दो घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं जी बिल्कुल। जो हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हमारे देश के लिए एक काला दिन साबित हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, जी जिसमें हमारे 41-42 जवान शहीद हुए थे, उसमें से हमारे इस क्षेत्र से एक रतन ठाकुर जी थे जिनके पिताजी सब्जी बेच करके उन्हें पढ़ाने का कार्य किए थे, जी और पढ़ा करके वह फौज में गए, वह शहीद हुए। हम लोग लगातार कैंडल मार्च कर रहे थे उनके आत्मा के शांति के लिए। हम लोग लगातार सरकार के विरोध में भी नारे लगाए कि आज 5 दिन हो गया सरकार क्या कर रही है, आज 3 दिन हो गया सरकार क्या कर रही है। तो उस क्रम में मैं और हमारे बड़े भाई प्रवीण कुमार सूर्य जी भी, जी उन हमारे दोनों के मन में एक प्रश्न आया कि भाई कैंडल मार्च करने से क्या उनके परिवार का भरण पोषण हो सकता है, क्या उन्हें कुछ सहयोग मिल सकता है। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ सहयोग इस तरह से नहीं होगा। हम लोग एक मुहिम चलाए। मुहिम चलाने का उद्देश्य था कि उनके परिवार तक कुछ राशि पहुंचाया जा सके। हम लोग एक कार्टन लिए, कार्टन में लिखे पुलवामा हमले में शहीद भाई रतन ठाकुर जी के परिवार के लिए सहायता राशि, और वह कार्टन लेकर के हम लोग लोगों से मिलना प्रारंभ किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1700 लोगों से मिले, और वह 1700 लोग जो 2 रुपए दिए वह भी, जो 500 दिए वह भी, हम लोग उसको वेल मेंटेन करके रखे, और कुल 51,000 रुपए की राशि हुई, जिसे हम लोग उनके परिवार तक जाकर के सुपुर्द करने का कार्य किया। वह उनके जो पिताजी हैं वह बताए कि अभी तक में जो सहयोग राशि आया है, सबसे ज्यादा सहयोग राशि झाझा वासियों के द्वारा आया, और उन्होंने हम लोगों को धन्यवाद दिया। उनके पिताजी का पैर छू के आशीर्वाद लेने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनके परिवार से जब मिला, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, अभी भी मेरा गला जो है ना रुग्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने कार्य करने का प्रयत्न किया। एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, पिछले 26 साल से श्री कृष्ण गौशाला पुरानी बाजार झाझा बंद पड़ा हुआ था। झाझा थाना के जो थानाध्यक्ष हैं माननीय राजेश सरन जी के द्वारा जी जो तस्कर गाय ले जा रहे थे, उसे पकड़कर श्री कृष्ण गौशाला को गाय को सुपुर्द किया गया। और जब वो गाय आई, हमारे पास किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे पदाधिकारियों के सहयोग से, झाझा वासियों के सहयोग से, लगातार सहयोग लेते 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 आज हमारा गौशाला खड़ा है। तो इस प्रकार से समाज के बीच में जब भी आवश्यकता पड़ा, हम लोग समाज के बीच में खड़े रहने का काम किए। तो इस तरह से सैकड़ों उदाहरण है। मैं आपके दर्शकों के बीच मात्र 2 उदाहरण देना ठीक समझता हूँ। अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।